हेलो माय क्यूटीज़, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे दीवानी दिल का एक नया एपिसोड। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहानी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं, आगे क्या होने वाला है। फ्रंट सीट पे बैठे हुए असफत से बातें करते मुस्तजाब ने गाड़ी सैलून के बाहर रोकी। दोपहर के 3 बज रहे थे और वो सिपा और हुरिया को वहाँ ड्रॉप करने के लिए आए थे। असफत ने उससे कोई ज़रूरी बात करनी थी जो हवेली में नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने बाहर लंच का प्लान बनाया था। गाड़ी रोकते हुए उसने मुड़कर पिछली सीट पे बैठी हुई सिपा हुरिया को देखा, फिर सीट जरा सी पीछे खिसकाते हुए हुरिया की गोद में धरा, उसका हाथ थाम लिया। ठीक है, सामान नहीं है। हुरिया से बात करते उसने एक नज़र बारी बारी उन दोनों को देखा। ढीले से अंदाज में सीट की पुश्त पर टेक लगाए सिब्बा खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके हाथ में मौजूद बैग में उसके जोड़े का ब्लाउज था, उसके सिवा कोई सामान ना था। नहीं, वो असीर और आबिल ने ले आएंगी, अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं। हुरिया ने उसको आगाह किया तो मुस्तजाब ने आहिस्ता से उसका गाल थपथपाया। उसने एक पल के लिए उस शख्स का चेहरा देखा, क्या था जो उसने उसे नहीं दिया था। फिर से जहन में उस घटिया इंसान की बातें दोहराने लगी। चलो सही है, जाओ, उसामा 1 घंटे तक छोड़ देगा उन दोनों को। खाना ऑर्डर कर लेना या फिर मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। उसने एक नज़र सिब्बा पे डाली, उसकी तरफ झुका। ठीक है, मजबूती से उसका हाथ थामते हुए उसने उसे मुखातिब किया तो असद ने मुड़कर एक पल के लिए उसका चेहरा देखा। वो खामोश सी थी, शायद शादी के स्ट्रेस में थी या फिर उस वजह से परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनको यहाँ ड्रॉप करने के बाद वो मुस्तजाब से राबेल और उसामा के बारे में बात करने वाला है। यही सोच रही है या इतने घंटे उसामा से झगड़े बगैर कैसे गुजारेगी। असद की बात पे हुरिया और मुस्तजाब बेसाख्ता हंसे तो उसके लबों पे भी खुद ब खुद धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। उन दोनों को वहाँ उतारते हुए वो शहर के मशहूर मारूफ रेस्टोरेंट में आ गए। खाना ऑर्डर करने के बाद असद ने लंबी चौड़ी तमीज़ बांधते हुए उसे उसामा और आबिल के मुतालिक आगाह किया तो कितनी देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। पहले कहाँ सोए हुए थे जब एंगेजमेंट हो रही थी। वो माथे पे बल डाले नागवारी से बोला था, उनकी सुनता ही कौन है यार यहाँ। बस डर से नहीं बताया होगा। उसके चेहरे पर फैलती हुई सुर्खी देखकर असफत फौरन से संभल कर मोहतात लहजे में बोला। वो उसकी बात का जवाब दे बिना आंखें मीचता हुआ परेशानी से अपनी पेशानी मसलने लगा। दोनों के दरमियान खामोशी का एक तवील वक्फा आया था। खैर, अब जो भी है, ये सब कुछ इस तरह से तो ठीक नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, ऐसे में इब्तिसाम भाई के साथ उसकी शादी बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा उन दोनों के लिए। यूं पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के सामने एक ही छत तले गुजारना। वैसे भी ज़िंदगी उन दोनों ने गुजारनी है, सबसे पहले उनका खुश होना ज़रूरी है, बाकी लोगों का क्या है। मोहतात अल्फाज का चुनाव करता हुआ असफत उसे समझाने के से अंदाज में बोला जो हनूस आंखें मीचे अपनी परेशानी मसल रहा था। वो तो वैसे भी नहीं होनी थी, मैं उस शादी के हक में ही नहीं था। असफत की बात पे उसकी जुबान बिल्कुल गैर इरादी तौर पे फिसली थी। अगले ही पल वो जी भरकर पछताया। खैरियत? असफत ने चौंक कर उसको देखा। हाँ, बस एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा। उसने फ़ौरन से संभल कर बात बनाई। अब उसको क्या पता था कि अपनी तमाम तर दीगर घटिया हरकतों के साथ साथ उसकी बहन को किस नज़रों से देखता है वो। सबको ही जैसे कुछ ना कुछ ऐसे मालूम था जैसे वो दानिस्ता दूसरे से छुपाने की कोशिश कर रहा था, कतरा रहा था। सभी जैसे एक दूसरे के से और हकीकत से नजरें चुरा रहे थे। उसके जवाब पे असवद ने इस्बात में सर हिलाया। फिर तुम उसामा के बारे में सोचो, मेरा तो ख्याल है ये मसला जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। उसकी बात पे वो पुरसोच अंदाज में सामने देखने लगा। वो तीनों रेस्टोरेंट में काउंटर के सामने अपने ऑर्डर के इंतजार में खड़े थे जब असीर से बातें करते हुए राबेल ने ऐसे ही सरसरी सी अंदाज में चेहरा मोड़कर पीछे देखा। कुछ फासले पे मौजूद टेबल पर अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई उर्वा को देखकर वो एक पल के लिए साकित रह गई थी। उसने सरस से चेहरा मोड़कर उसामा को देखा तो वो उसकी जानी मुतवज्जा हुआ। वो भराई आंखों के साथ उसे देख रही थी। वो एक लम्हे के लिए स्टिल हुआ, फिर पीछे निगाह डाली। अगले ही पल उर्वा पे निगाह पड़ते ही उसने फौरन से राबेल का चेहरा देखा। उसकी भीगी आंखें देखकर उसे एकदम शर्मिंदगी हुई थी। एक टिक उसके चेहरे पर निगाहें जमाए उसने आहिस्ता से उसका बाजू थामते उसे खुद से नजदीक किया, फिर इर्द गिर्द मौजूद लोगों की परवाह किए बगैर मजबूती से उसके गिर्द अपने बाजू हायल कर लिया। पीछे बैठी उर्वा भी अपनी दोस्त के मुतवज्जा करने पर उन दोनों को वहां खड़ा देख चुकी थी। उसने एक कलसती हुई निगाह उन दोनों पे डाली। राबेल ने दिल ही दिल में कैलकुलेशन की। जी तो नहीं चाह रहा था उस वक्त उसके गले लगने का, पर पीछे बैठी उस चुड़ैल को दिखाने के लिए सख्ती से दोनों बाजू उसके गिर्द हाइल करती हुई वो मजीद सख्ती से उसके सीने से चिपक गई। एक बाजू उसके गिर्द हाइल किए, दूसरे हाथ से ऑर्डर लेते हुए उसामा ने उसकी उस हरकत पे चेहरा झुकाकर एक नज़र उसको देखा और फिर नरमी से उसे सहलाया। ऑर्डर लेकर वो वहाँ बैठने की बजाय गाड़ी में ही आ गए थे। खाने के बाद वो उन्हें सैलून ड्रॉप करने आया तो पिछली सीट से उतरती हुई असीर फौरन से अंदर भाग गई। उसामा ने एक नज़र आबिल के मुरझाए हुए चेहरे पे डाली और मजबूती से उसकी गोद में धरा हुआ उसका हाथ थाम लिया। वो उर्वा को वहां देखने से भी पहले से ही कुछ खामोश सी थी। उस रात क्या हुआ था उसको देखता हुआ आहिस्ता से बोला। सीट की पुश्त पर सर टिका टिका राबिल ने खामोशी से एक नज़र उसको देखा, फिर उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए आहिस्ता से नफी में सर हिला दिया। तुम्हें कुछ कहा था उन्होंने? उसके चेहरे पे निगाहें गाड़े गाड़े उसने फिर
से इफ्तिसार किया तो राबिल ने निगाहें झुकाते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से उसका हाथ अपने लबों से लगाया। राबिल ने भीगी आंखों से उसको देखा। क्या वो अपने भाई के बारे में ऐसी किसी बात पे यकीन कर लेता? मुझे कुछ नहीं कहा, पर भीगी आंखों से उसको देखती हुई वो बोलती रुक गई। वो आंखें मूंदे फुर्सत से उसका हाथ चूम रहा था। असीर का जिक्र नहीं कर सकती थी, पर कम से कम उसे उसके भाई की हकीकत तो बता सकती थी। रेपिस्ट है तुम्हारा भाई, उसकी सरसराती हुई आवाज़ में आंखें खोलते उसामा ने बिल्कुल गैर इरादी तौर पर मजीद मजबूती से उसका हाथ थामा। उसकी बात सुनकर वो सुनसी कैफियत में सामने देखने लगा था। वो उसका भाई था और उसकी बहुत सारी बातों से वाकिफ था, पर वो इस हद तक गिर सकता था ये उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखों में एकदम सुर्खी फैली थी। यूं ही सामने देखते हुए उसने लब भींच कर राबिल के हाथ पे अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत की और दूसरे हाथ से नरमी से उसे सहलाने लगा। उसे लगा वो अब कभी उससे नजरें नहीं मिला पाएगा। राबिल ने तासुब से उसका चेहरा देखा, जो अपने भाई की करतूत सुनकर शौकी सी कैफियत में सामने देख रहा था। उसके चेहरे पे ज़लज़लों के आसार थे। उसे बेसाख्ता उस पे तरस सा आया। इतना मुश्किल और तकलीफदेह था खुद से मुंसलिक किसी इतने करीबी रिश्ते के बारे में ये सब कुछ सुनना और जानना। शायद उसे आज के रोज़ इस मौके पे नहीं बताना चाहिए था। उसने आगे खिसकते हुए उसके सीने पे अपना सर रख दिया, फिर दूसरे हाथ भी उसके हाथों पे रखते हुए नरमी से उसे सहलाया। परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके सीने पे हाथ रखकर उसे सहलाती हुई वो दिलासे देने के से अंदाज में बोली तो वो अपने जब से सुर पड़ती हुई आंखें उससे छुपाने के लिए चेहरा मोड़कर बाहर देखने लगा। रात के 8 बज रहे थे। गाड़ी से उतरती हुई राबिल तेजी से अंदर की जानिब भागी और दोनों हाथों से अपना लहंगा थामती उसी तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। सिबगा और असद भी अभी तक फोटोशूट वाले वेन्यू पे थे। सब लोग तैयार थे, बस एक उसी का ही कुछ अता पता नहीं था। उसे तैयार होकर शूट वाले वेन्यू पे ही आना था। ना वो वहाँ आया था और ना ही उनमें से किसी की कॉल अटेंड कर रहा था। बार बार रोती हुई सिबगा भी मुसलसल उसी का पूछ रही थी। खुद उसका दिल भी बुरी तरह घबरा रहा था। एक झटके से उसके कमरे का दरवाजा खोलती वो अंदर दाखिल हुई तो वो अंधेरा किए अपना सर दोनों हाथों में थामे आधा अधूरा सा तैयार हुआ सोफे पे बैठा था। दरवाजे की आवाज़ पे वो सरस से उठता हुआ ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ा। राबिल ने भराई आंखों से वाइट ड्रेस शर्ट में उसकी पुश देखी और फिर भागती हुई उसके करीब आई। कहाँ थे, कब से कॉल्स कर रही थी। दोनों बाजू उसके गिर्द बांधती वो उसकी पुश पे चेहरा टिकाकर बोली। फिर सोफे पे पड़ी हुई उसकी टाई उठाती दोबारा उस तक आई और उसे उसके गले में डालती हुई बांधने लगी। तुम्हें किसने बताया? सामने शीशे में देखकर बाल सेट करता हुआ भारी सी आवाज़ में बोला था। राबिल ने एक नज़र उसके चेहरे की जानिब देखा। उसकी आंखें सुर्ख थी। वो दानिस्ता उससे निगाहें नहीं मिला रहा था, शायद शर्मिंदगी से। खुद उस लड़की ने वो चेहरा झुकाकर आहिस्ता से बोली। उसामा ने सख्ती से अपने लब भींच लिए। राबिल ने फिर से एक नज़र उसको देखा और फिर दोनों बाजू उसके गिर्द बांधती उसके सीने से लग गई। तुम इस सब के बारे में मत सोचो, अभी सिर्फ हमारे बारे में सोचो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो मासूम से लहजे में आहिस्ता से बोली थी। संजीदा अच्छा लगता था, पर यूं बिखरा हुआ नहीं। कितनी ही देर वो यूं ही खड़ा रहा, फिर दोनों बाजू उसके गिर्द बांधते हुए सर झुकाकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और गहरे सांस लेकर उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। मैरी ने उसकी भारी सी आवाज़ पे वो आंखें मूंद कर लब भींची हुई बेसाख्ता मुस्कुराई थी। सिबगा ने उसे और असीर को बताया था कि असवद मुस्तजाब से बात कर चुका है और खिलाफ तवक्को उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं किया। उसे असवद ने कॉल पे सारी बात बताई थी। रात का 1:15 बज रहा था। ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते हुए असवद ने एक नज़र सामने बेड के बीचों बीच बैठी हुई लाइट पिंक ब्राइडल ड्रेस में मलबूस सिबगा पे डाली, जो अपने गालों में घिसी असीर और राबिल की बातों पे शर्माती हुई निगाहें झुकाए मुसलसल जोर जोर से नफ़ी में सर हिला रही थी। पता नहीं वो उससे क्या पूछ रही थी जो वो यूं सुर्ख पड़ रही थी। बामुश्किल से निगाह हटाता हुआ सोफे के सामने मौजूद मेज़ पे रखा हुआ अपना फ़ोन उठाकर ज़रूरी कॉल और मैसेजेस देखने लगा। सिबगा ने एक जोर निगाह उस पर डाली। वो शेरवानी उतार चुका था, अब सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस था। सारा कुछ जो भी हो बिल्कुल एग्जैक्ट सीक्वेंस में याद रखना है और एक एक बार डिटेल में बतानी है हमें। खबरदार, अगर हमें बताने तक दरमियान में कोई एक भी बात भूली या आगे पीछे की, मैं मुंह तोड़ दूंगी। उसके कान में घुसी असीर उसे सख्ती से तंबिया करती हुई आखिर में दांत किचकिचाकर बोली थी। उसने शर्म से अपनी आंखें मींच लीं। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। मुझे नहीं लगता कुछ होगा, जब अभी तक कोई बात ही नहीं की, कुछ डिस्कस ही नहीं किया। ऐसे थोड़ी होता है एकदम अचानक से। मायूस और नाउमीद सी राबिल बस किसी भी पर रो देने को थी। फ़ोन बंद करते हुए असवद ने एक निगाह उसके शर्माए घबराए चेहरे पर डाली, जो उनकी बातें सुनकर अपने आप में सिमटी जा रही थी। उसामा उन दोनों को बुलाने के लिए आया तो वो सरस से उठ खड़ी हुई। उन तीनों ने स्लीप ओवर के लिए अपने सब दोस्तों को इकट्ठा कर रखा था। पिछले लॉन में उनका हल्ला गुल्ला पूरी रात चलना था। उसामा असवद से कोई बात करने लगा तो वो हंसकर उसकी बात का जवाब देता हुआ उनके पीछे दरवाजे तक आया। उनके निकलते ही दरवाज़ा बंद करके लॉक कर लिया। लॉक की आवाज़ पे सिबगा का दिल एक पल के लिए थमकर अगले ही पल बुरी तरह धड़कने लगा। पूरे कमरे में
फैली हुई फूलों की खुशबू से तबीयत बोझल सी होने लगी थी। दरवाज़ा लॉक करते हुए असवद ने मुड़कर उसको देखा, जो चेहरा झुकाए पोर-पोर सजी शर्माई घबराई बैठी थी। उसका भारी जोड़ा पूरे बेड पे फैला हुआ था, वहीं जिसको हमेशा से उस कमरे में लाने का ख्वाब देखा था, पर सब कुछ इतनी जल्दी मिल जाएगा ये गुमान नहीं किया था। वो यूं इतनी आसानी से मिल गई थी जैसे कोई शय जो आपके लिए लिखी गई हो और परसों से बस आप ही के इंतजार में हो, वो वाकई उससे मिल गई थी। उसे उस पल अपनी किस्मत पे यकीन न आया। उसकी हसीन चेहरे पर निगाहें गाड़े वो ट्रांस की कैफियत में छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। उसके हर कदम पे सिफका का दिल बार बार डूब कर उभर रहा था। उसकी मौजूदगी में पहली बार इतनी घबराहट हुई थी। खुशी, शर्म, घबराहट मिली जुली कैफियत थी। वो बेड के करीब पहुंचा तो उसने गैर महसूस अंदाज में आहिस्ता से अपनी हथेलियां एक दूसरे के साथ रगड़ी। उसकी उस हरकत पे असवद ने एक नज़र उसकी गोद में धरे हुए उसके हाथों की जानिब देखा, फिर वहीं खड़े खड़े निगाहें उठाकर गहरी नजरों से उसका चेहरा देखा। कुछ पल वो यूं ही खड़ा उसका चेहरा तकता हुआ उसकी घबराहट मापने की कोशिश करता रहा। उन सबके कमरे से जाते ही वो वाज़ेह तौर पर घबराई थी। पहले कभी उसके साथ होते हुए वो यूं परेशान नहीं होती थी। उसको यूं देखते हुए उसके लबों पे बेसाख्ता गहरी मुस्कुराहट फैली। वो आहिस्ता से उसके नजदीक बेड पे बैठा तो सिफका ने निगाहें झुकाए झुकाए जरा सा उसको देखकर जहन में मुसलसल असीर और आबिल की बातें लहरा रही थी। उसका शिद्दत से दिल किया कि एक बार निगाहें उठाकर उसको देखे। पहले इर्द गिर्द इतने लोगों की मौजूदगी की वजह से एक बार भी नजर पड़कर उसको देखना नहीं पाई थी। यहाँ तक कि शूट के दौरान भी फोटोग्राफर के बार बार कहने पर उसने बामुश्किल एक दो बार उसकी आंखों में देखा था। वो गहरी मुस्कुराहट लबों में कैद करता हुआ कुछ कहे बिना होठों पे मुट्ठी जमाकर खामोशी से उसे देखने लगा। उसको यूं देखते हुए दिल में खुदखुदी सी होने लगी थी। उसकी नजरों का गहरा इर्तिकास खुद पे महसूस करते हुए उसकी पलकें हया के बोझ से लरसने लगी। असवद ने हाथ बढ़ाकर उसका ठंडा ठार भीगा हुआ सा हाथ थामा तो उसमें वाज़ेह लर्जिश थी। इतना क्यों घबरा रही हो? उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामता हुआ वो उसके करीब खिसका तो उसके यूं पास आने पे सिफा ने कुछ पल के लिए अपना सांस बिल्कुल रोक लिया। वो उसके सामने से उठकर उसके बिल्कुल बराबर बैठ चुका था। उसके उस सवाल से घबराहट मजीद बढ़ी थी। मैं भी तुम जितना ही घबरा रहा हूं, क्योंकि मेरी भी पहली शादी है, आओ मिलकर घबराते हैं। उसके गिर्द बाजू बांधते हुए असवद ने नरमी से उसे अपने साथ लगाया और प्यार से सहलाते हुए उसके माथे पे अपने लब रख दिए। उसकी इस बात पे इतनी देर में उसके होठों पे पहली बार मुस्कुराहट फैली थी। उसके अल्फाज के बरअक्स उसकी किसी भी बात से हरगिज नहीं लग रहा था कि वो जरा भी घबरा रहा है। उसको अपने साथ लगाए लगाए उसने पीछे तकिए सेट किए और फिर बेड ग्राउंड से टेक लगा ली। उसके सीने से लगी सिफका ने जरा सी निगाहें उठाकर उसको देखा। वो भी उसे ही देख रहा था। उसके बाद वो निगाहें झुका ना पाई। उसकी निगाहों ने जैसे उसके गिर्द हिसार सा बांधते हुए उसे जकड़ लिया था। कितनी देर वो यूं ही टिकटिकी बांधे एक दूसरे को देखते रहे, यहाँ तक कि उसकी खूबसूरत शहद रंग आंखें भीगने लगी। असवद ने झुककर बारी बारी उसकी भीगी आंखों को चूमा तो उसने फिर से अपनी निगाहें झुकाते हुए उसके सीने पे गाड़ ली। उसकी आंखों से लब हटाकर असवद ने उसके लिपस्टिक से सजे हुए होठों को देखा, फिर एक टिक उसकी नाक में पहनी हुई खूबसूरत सफ़ेद मोतियों से मज़ीन उसके होठों को छूती हुई बड़ी सी नथ देखने लगा। उसके गले में गिल्टी उभर के मासूम हुई। दिल किया कि अभी उसके होठों को शिद्दत से अपने लबों में कैद कर ले। फिर निगाह उसकी नस से जुड़ी हुई क्लिप की वजह से उसकी बेतहाजा सुर्ख पड़ती नाक पे गई। बामुश्किल खुद पे जब्त करते उसने एक बाजू उसके गिर्द बांधे, दूसरे हाथ की उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझाई और उसके चेहरे पे झुका। मुझसे क्यों नहीं करती ऐसी बात जैसे अपनी दोस्तों से करती है? उसके खूबसूरत चेहरे पर निगाहें गाड़े वो उसका खामोश सा रूप देखता हुआ मध्यम आवाज में बोला था। उसकी निगाहों से पिघलती हुई सिफा ने चेहरा मजीद झुका लिया। वो भला उससे ऐसे कैसे बात कर सकती थी जैसे उसामा, बेला और असीर से करती थी? आपसे नहीं कर सकती, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। उसके मासूम से लहजे पे असवद की लबों पे जानदार मुस्कुराहट फैली। पता नहीं उसने अपने दिल में उसका क्या इमेज बना रखा था। उसने अचानक से अपनी उंगलियों में उलझी उसकी उंगलियों पे अपनी गिरफ्त बढ़ाई। आज के बाद से शायद ना कर पाओ, उसके कान में गंभीर लहजे में बोलता हुआ वो खुद ही अपनी बात पे हंसने लगा था। उसकी खूबसूरत हंसी पे सिफा ने नजर भरकर उसको देखा, फिर हाथ से गाल थपथपाकर पसीना साफ किया। पता नहीं उस बात का क्या मतलब था, पर लहजा मायने खेज था। वो यूं ही हंसता हंसता अपनी उंगलियों में उलझा उसका हाथ अपने लबों तक लाया और उसे प्यार से चूमा। फिर मबहूत होकर उसके हाथों और बाजुओं पे कहनी तक लगी हुई खुशरंग मेहंदी देखने लगा। खूबसूरत नक्शो निगार से सजा उसका नाजुक सा बाजू फिर से अपने लबों तक लाते हुए उसने आंखें मूंद कर उस पर लब रख के और गहरे सांस लेता हुआ मेहंदी की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। वो बस लरजती पलकों के साथ सुन सी बैठी थी। बेड के रौन से टेक लगाए असवद ने एक नज़र अपने सीने में छुपा उसका चेहरा देखा। वो आई कांटेक्ट से बचने के लिए लाशौरी तौर पर उसके उसके कदरे ऊपर झुकी हुई थी।
भारी कामदार जोड़े में उसका नाजुक सा सरापा देखते हुए उसकी आंखों में एकदम सुर्खी सी फैलने लगी। उसकी कलाइयों के साथ साथ उसके जोड़े में बंधे हुए बालों में भी जा बजा गजरे और फूल सजे थे। किसी फूलों से लदी हुई लचकीली डाल की तरह उसके सीने पे अपना वजन डाले वो मुसलसल उस जैसे मजबूत एहसास के मालिक को भी अपना होश खोने पे मजबूर कर रही थी। अपने सीने पे उसके नाजुक सरापे का लम्स और उसकी मेहंदी और फूलों की मिली जुली सी खुशबू उसके हवास मुअत्तल करने लगी। उसने एक नज़र उसके सर से होता हुआ उसके पोश पे फैला भारी दुपट्टा देखा और आहिस्ता से उसकी उंगलियों से अपना हाथ निकालता हुआ उसके दुपट्टे की पेंस निकालने लगा। एक-एक करके सारी पेंस निकालते हुए उसने साइड टेबल पे रखी और उसका दुपट्टा उतारकर साइड पे रख दिया। वो अभी तक सुनसी कैफियत में उसके सीने से लगी थी। आहिस्ता से उसके सर तक हाथ ले जाते हुए असफत ने हेयरपिन्स की मदद से फिक्स हुआ टीका उतारकर साइड टेबल पे रखा। फिर उसका चेहरा देखा। उसका हिलने का कोई मूड ना था। उसके सीने पे गाल टिकाए वो छोटे-छोटे सांस लेती और अपनी लरजती पलकों के साथ नीचे देख रही थी। उसने एक नज़र उसकी बेतहाशा सुर्ख पड़ती हुई नाक देखी, फिर क्लिप की मदद से लगी हुई नथ एहतियात से उतारकर साइड टेबल पर रख दी। उसका चेहरा देखता हुआ वो अपने बेकाबू होते जज्बात के बावजूद भी ज़ेरे लब मुस्कुराया था। वो जैसे बर्फ का मुजस्मा बन गई थी। उसका बाकी जेवर उतारते हुए उसने उस बोझ से आज़ाद किया और फिर एक नज़र उसे देखते हुए उसके कंधे पे लप रख कर उसे चूमा। उसकी वजूद से उठती हुई भीनी सी खुशबू ने एक पल में उसे किसी और जहां में पहुंचाया था। उसके कंधे से होता हुआ उसकी गर्दन पे अपना लम्स बिखेरता वो अंदाजे से उसके जूड़े में लगे हुए फूल उतारने लगा। उसके चौड़े कंधे पे थोड़ी टिकाती हुई सिबगा ने परेशान चेहरे और भीगी आंखों से अपनी गर्दन पे झुका उसका सर देखा। अच्छा लग रहा था, परेशानी हो रही थी, दिल घबरा रहा था, शर्म आ रही थी और वो खुद ही अपनी उन मिली जुली कैफियत को समझ नहीं पा रही थी। हमेशा उसके करीब आने का दिल चाहता था। आज वो आ रहा था तो जैसे जान निकलने लगी थी। वो एक एक करके उसके बालों से पेंस निकालने लगा तो उसके रेशमी घुंघराले बाल खुलकर पुष्प पे बिखर गए। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाता वो फिर से उसके कंधे को चूमता हुआ बोला तो उसका रवा रवा समात बन गया। पहले किस बात का शुक्रिया अदा करूं? थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, खुद को मेरे नाम करने के लिए, मुझ जैसे इंसान को कबूल करने के लिए, मेरे मसलों को समझने के लिए, हमेशा मेरा इंतज़ार करने के लिए और इतने खूबसूरत लगने के लिए। अपने खूबसूरत लबो लहजे में बोलता हुआ वो आहिस्ता से हंसा था। आवाज़ जज्बात के बोझ तले दबी भारी सी होने लगी थी। वो फिर भी खुद पे ज़ब्त किए हुए था। उसकी बात पे वो इतनी घबराहट में भी आंखें मूंद कर मुस्कुरा दी। गालों में भंवर से बनने लगे। बहुत खूबसूरत लग रही हो। चंद लम्हे पहले के बरक्स वो बोझल से लहजे और भारी आवाज़ में बोला तो उसकी जज्बात से चूर आवाज़ पे वो फिर से मुजस्मा बन गई। क्या सोच रही है? उसके कंधे से लपट आते हुए उसने एक नज़र उसका चेहरा देखा। उस सब के बारे में जो असीर और राबिल पूछ रही थी। खुमार आलूद निगाहों से उसको देखता हुआ वो उसके कान में झुकता उसकी भारी सी आवाज़ में बोला तो सिबगा ने बिल्कुल लाशऊरी तौर पर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आंखें फिर से भीगने लगीं। असफत ने दोनों बाजू उसके गिर्द हाइल करते हुए उसके नर्मो नाजुक वजूद को मज़ीद मजबूती से अपने सीने से लगाया। उसे मालूम नहीं था वो उससे क्या पूछ रही थी, पर उस वक्त उसके चेहरे पर फैली हुई शर्म हया के रंग देखकर इतना अंदाज़ा तो हो ही गया था कि किस नोयत की बातें चल रही हैं। क्या जवाब दिया फिर तुमने उन्हें? उसे सख्ती से खुद में भींचता हुआ वो उसके नर्म मुलायम वजूद को महसूस करता फिर से मध्यम गंभीर आवाज़ में बोला। वो जानना चाह रहा था कि वो उस पल के लिए क्या सोच रही है। सबका ने जवाब देने के लिए लफाके पर बोल ना पाई। उसके सवाल और इस कदर नज़दीकी पे जैसे हवा स्लिप होने लगे थे। वो कुछ देर उसके बोलने का इंतज़ार करता रहा, फिर उसकी थोड़ी के नीचे उंगलियां टिकाते हुए उसका चेहरा अपने सामने किया और एकटिक उसे देखने लगा। वो बोल रही थी कि उसके यूं बेहद करीब से खुद को इस तरह देखने पे वो बिदक बोलती हुई रुक गई। वो मुंतज़िर सा उसके हसीन चेहरे का एक एक नक्श निहार रहा था कि आप मुझसे पूछेंगे कि वो भीगे लहजे और लरजती हुई आवाज़ में बोली। समझ न आया आगे कैसे बोले। असफत ने गहरी नज़रों से उसकी झुकी हुई लरजती पलकें देखी। मैं नहीं पूछूंगा सिबगा। उसके भारी अटल लहजे पे उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। क्या वो अब सो जाएंगे? क्योंकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं, पर उसके लहजे से तो कुछ और ही लग रहा था। मैं नहीं पूछूंगा, मुझे पता है तुम मुझे कभी इनकार नहीं करोगी, इसलिए पूछने का सवाल ही नहीं है। खुमार आलूद लहजे में बोलते हुए उसने आहिस्ता से उसके निचले होंठ को अपने गिरफ्त में ले लिया। वो आंखें मूंदे मूंदे बार बार उसके होंठों को चूमता हुआ उन्हें शिद्दत भरे अंदाज में से सख्त करने लगा तो सिबगा ने घबरा कर उसकी कमीज अपनी मुट्ठियों में जकड़ ली। उसके पेट में एकदम तितलियां सी फड़फड़ाने लगी थी। उसका प्यार और शिद्दत भरा लम्स जैसे उसे किसी और ही जहां में ले जा रहा था।
एक हाथ उसके बालों में उलझाए, दूसरा हाथ उसके गाल पे जमाता वो फुर्सत से उसके होठों को चूम रहा था। हर तरफ खुमार सा छाने लगा। उसके होठों को आज़ाद करता हुआ वो उसके चेहरे से अपना चेहरा टिकाकर आंखें मूंदे गहरे गहरे सांस लेने लगा। उसकी कमीज मुट्ठियों में जकड़े जकड़े वो फिर से सुन हो गई थी। उस रोज उसे इनकार करना सिखाकर आज वो उससे पूछेगा भी नहीं। कुछ देर यूं ही गहरे सांस लेते हुए असवद ने आंखें खोलकर उसको देखा। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, पर प्लीज तुम इनकार मत करना। वो बेबसी से हंसता हुआ पहली बार यूं मुल्तजी से लहजे में उससे कुछ बोला था। उसकी आवाज़ खुद से इतने नज़दीक, उसकी मौजूदगी के खूबसूरत एहसास अपने चेहरे को छूती हुई उसकी सांसें और उसकी छा जाने वाली शख्सियत, सिबा का दिल एकदम ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पे झुका झुका वो फिर से हंसा। मैं दरअसल खौफ से नहीं पूछ रहा, अगर तुमने इनकार कर दिया तो फिर वाजिब हो जाएगा तुम्हारी बात मानना। ना पूछकर मैं खुद को जस्टिफिकेशन देता रहूँगा कि एम्प्लॉयड कॉन्सेंट था। वो हंस रहा था, फिर आवाज़ में बेबसी थी। उसकी बातों पर सिबा ने शर्म और घबराहट से अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाने की कोशिश की। मैं पूछ लेता हूँ, पर तुमने जवाब में हाँ ही बोलना है, ठीक है? बताओ, नहीं करोगी ना इनकार? फिर भी पूछूं? फिर उसके रेशमी लच्छेदार बाल अपनी उंगलियों में उलझाता हुआ वो उसके कान में सरगोशी घुमा आवाज़ में बोला तो उसकी हथेलियां भीगने लगीं। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए वो शर्म से जवाब भी नहीं दे पा रही थी। उसकी गर्दन भी उसकी हथेलियों की ही तरह नम थी। मैंने कहा था ना, आज के बाद नहीं कर पाओगी इज्जत। मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा मुझे मैनिपुलेट कर रहा हूँ। बहुत घटिया सा भी फील हो रहा है अपना आप। चलो खैर, जब इतनी सी बच्ची पे नज़र रखकर इतना घटिया काम कर लिया तो बाकी तो फिर छोटी मोटी बातें हैं। वो कभी हंसता और कभी बेखुद होकर बार बार उसकी गर्दन को चूमता हुआ पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। अब यूँ मेरे लिए सजी संवरी मेरे बेड पर मेरे सामने बैठी हो तो कैसे करूँ खुद को रोककर अपने ऊपर इतना जुल्म यार? कैसे बन बांधूं अपने जज्बात पे? उसकी हर गुजरते पल के साथ पहले से मजीद भारी और बोझल पड़ती आवाज़ पे वो उसके चौड़े कंधों पे हाथ जमाती हुई जरा सा पीछे खिसकी। ये बहुत भारी है। गहरी सांस लेते हुए नीचे देखती वो इतनी धीमी आवाज़ में बोली थी कि असवद को बामुश्किल सुनाई दिया। उसके नाजुक से सरापे पे उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर उसकी आंखों में मजीद सुर्खी फैली। चेंज कर लो, मैं हेल्प करवाऊँ? उसकी संजीदा आवाज़ पर सिबा ने चेहरा झुकाए आयशा से नफ़ी में सर हिलाया। वो कुछ पल उसको देखता रहा, फिर खड़ा हो गया। जाओ। उसको सहारा देकर बेड से खड़ा होते हुए वो फिर से वहीं बैठ गया और बेड ग्राउंड से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। सिबा ड्रेसिंग रूम में आई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। दीवार गिर शीशे के सामने खड़े होते हुए उसने कुछ पल के लिए नज़र भरकर खुद को एक आखिरी बार इस जोड़े में देखा, फिर उसे उतार कर एहतियात से सोफे पर रखते हुए बाथरूम में आ गई और वाइप से चेहरा साफ करते हुए रूफ शॉवर ऑन किया। शॉवर लेकर उसने एक नज़र सामने टॉवल स्टैंड पर लटका हुआ अपना पसंदीदा रंग का बाथरोब देखा। उसे बेसाख्ता पिछली बार वाली बेवकूफ़ी याद आई जब खुद से फर्ज करती हुई वो सिर्फ उसकी शर्ट पहनकर बाहर चली गई थी। वो बात याद करते हुए लबों पे खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। पर आज तो मामला अलग था। वो चेहरा झुकाकर मुस्कुराए। जब उसने इतना साफ साफ कह दिया था तो फिर शुबे की गुंजाइश ही नहीं थी। आहिस्ता से उसे खींचकर उतारते हुए उसने वो पहना और अच्छी तरह अपने गिर लपेट कर बांधती हुई बाहर आकर बाल ब्रश करने लगी। फिर बेडरूम में आ गई। अपने सफ़ेद कुर्ते की आस्तीन खहनियों तक फोल्ड किए वो गिलास विंडो के सामने खड़ा था। दरवाजे की आवाज़ पे उसने पलट कर देखा और फिर देखता ही रह गया। पिंडलियों से कुछ ऊंचे हल्की गुलाबी रंग के बाथरूम में वो कोई खिलता हुआ गुलाब लग रही थी। कानों के पीछे अड़से हुए गीले बाल उसकी पुष्प पे गिर रहे थे और मेकअप से पाक चेहरे पे फितरी सी मासूमियत छाई थी। उसकी शहद रंग आंखें और भरे भरे सुर्खी माइल होंठ देखते हुए उसने ट्रांस किसी कैफे में बाजू बाग करके उसे अपने पास बुलाया तो वो नीचे देखती छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आ गई। उसके गिर्द हिसार बांधते हुए असवद ने उसे अपने सीने से लगाया और आहिस्ता आहिस्ता थपकने लगा। अभी तक एक समासा बंदा था। उन तीनों ने अपने सब दोस्तों को इकट्ठा कर रखा था और उनकी आफ्टर पार्टी अभी तक जारी थी जो यकीनन पूरी रात चलने वाली थी। उनका असल फंक्शन जैसे अब शुरू हुआ था। असवद ने उसके माथे पे अपने लब रखे। वो बिल्कुल ठंडी पड़ रही थी। फूलों के साथ साथ उसकी शॉवर जेल और हेयर मिस्ट की खुशबू उसकी हवासों पे छाने लगी। थक गई हो दूर गूंजती शहनाइयों के शोर में उसे थपकते हुए उसने सर झुकाकर उसका चेहरा देखा और फिर नरमी से पूछा। उसके सीने से लगे लगे उसने धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। अच्छा यहाँ आओ। उसे साथ लिए बेड तक आया और कंधों से थामकर उसे बेड पे बिठाता हुआ खुद पंजों के बल उसके सामने बैठ गया। फिर बेखुद सा उसे देखने लगा। निखरा निखरा सा रूप, खिलते गुलाब जैसा चेहरा, शहद रंग आंखें और रोने के बायस उनमें फैली गुलाबी डोरे। उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में थामता हुआ उसने प्यार से बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूमा। क्या हशर कर लिया था रो रो कर उसका गाल सहलाते हुए। असफद ने दूसरे हाथ से उसकी गोद में धरे हुए उसके दोनों हाथ थामे जो पहले ही कांपने लगे थे। उसके हाथों की कपकपाहट महसूस करते हुए उसने निगाहें झुकाकर एक नज़र उनको देखा, फिर दोबारा से उसकी झुकी हुई
लड़कती पलकें देखी। पता नहीं क्यों कब कैसे उसकी प्यारी सी सूरत और उसके चेहरे पे पहले ही मासूमियत से इश्क सा हो गया था। उसके चेहरे से निगाहें हटाकर उसने उसकी नाजुक सी गर्दन और बाथरोब से यहाँ होते हुए उसके सीने की शफाफ चिल पे गाड़ ली। दिल मजीद बेकाबू हुआ। अभी तो वो बहुत छोटी थी, क्या वो गलत कर रहा था? फैसला तो उसे ही करना था। जानता था वो कुछ नहीं भूलेगी। आज बहुत मुश्किल था उससे दूर रहना, बल्कि शायद नामुमकिन था। उसने फिर से एक नज़र उसका मासूम सा चेहरा देखा, फिर बेबसी से हंसा। शायद बहुत पछतावा होने वाला था उसके बाद, पर आज अपने इस दिल को कैसे समझाता जो उसे पाने के लिए यूं इतनी बुरी तरह मचल रहा था। एक हलाल जायज़ रिश्ते में होते हुए कैसे उससे दूरी बनाकर रखने पे माइल करता उसको। अभी उसी पल किस तरह समझा भी लेता, जो कि शायद नामुमकिन ही था। फिर उसके बाद मुस्तकिल बेचैनी जब हमेशा के लिए उसकी पनाहों में आई गई है, तो फिर आखिर कब तक समझा पाता खुद को? दिमाग पे बिन पिए ही कोई नशा सा चढ़ गया था, जैसे उस पल उसके सिवा कुछ समझा ही नहीं दे रहा था। उसने आहिस्ता से उसके बाथरूम की डोरी में अपनी उंगलियां उलझाते हुए उसे खोलने की कोशिश की, तो सिपा ने घबरा कर एक पल के लिए कमरे में फैली हुई जर्द सी रोशनी देखी। ऊपर सीलिंग में एलईडी स्ट्रिप्स चल रही थी। रोशनी अगर बहुत तेज नहीं थी तो बहरहाल बिल्कुल बिल्कुल मध्यम भी नहीं थी। क्या ये ऐसे ही जलती रहेंगी? खुद से सवाल करते उसने परेशानी में आदतन हाथ से अपना गाल रगड़ा। वो उसका बाथरूम खोल चुका था और अब हाथ अंदर ले जाते हुए उसकी गुदास टांगों को बराह रास्त छूता उन्हें नरमी से सहला रहा था। अपना नाजुक सा बाजू अपने पेट के गिर्द बांधते हुए वो बाथरूम को खिसकने से रोके हुए थी। असमत ने एक नज़र उसका चेहरा देखा। उसकी टांगें भी हाथों की ही तरह कांप रही थी। वो बेसाख्ता उसकी गोद में सर गिराकर हंसने लगा। उसके साथ तो कुछ भी करना मुश्किल था। एक ही सूरत थी कि वो उसकी तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेता और उसकी हालत पे ध्यान देना छोड़ देता। वो एकदम से खड़ा हुआ तो बेसाख्ता पैर ऊपर बेड पे रखते हुए वो पीछे खिसकी। वो साइड टेबल के जाने मुड़कर अपनी कलाई में पहनी हुई घड़ी खोल रहा था। उसे उतारकर साइड टेबल पर रखता हुआ फिर से उसकी जानिब मुड़ा, तो वो इतनी सी देर में ही खिसक खिसक कर बेड के दूसरे किनारे पे पहुंच चुकी थी। वो बेसाख्ता आंखें मीच कर पंजों के बल नीचे वुडन फ्लोर पर बैठता हुआ बेड पे कहनी टिकाकर उंगलियों से अपना माथा थामता फिर से हंसने लगा। वो घुटने मोड़कर दोनों बाजू टांगों के गिर्द बांधे हुए थी। रुख अभी भी उसी की जानिब था, पर निगाहें झुकी हुई थी। उसके इस तरह हंसने पे वो मजीद परेशान हुई। आंसुओं से भरी हुई आंखें बस किसी भी पल छलकने को तैयार थीं। असमत ने खड़े होते हुए हल्के गुलाबी बाथरूम से छलकती उसकी सफ़ेद दूधिया पिंडलियां और नाजुक से गुलाबी पैर देखे, फिर घूमकर दूसरी जानिब आया जहाँ वो खिसक खिसक कर पहुंची थी। उसको अपने पीछे महसूस करते ही सबका ने रुख उसकी जानिब मोड़ा, पर अगले ही पल लाशौरी तौर पे दूसरी बार फिर से बेसाख्ता पीछे खिसकने लगी। वो शायद उस पल कुछ सोच ही नहीं रही थी। दिमाग जैसे शलसा हो गया था। असफत ने झुककर सख्ती से उसका बाजू थामा और उसे फिर से पीछे खिसकने से रोका। अच्छा बात सुनो। उसके गुरेज पे वो खड़ा खड़ा दूसरा हाथ बेड पे उसके गिर टिकाता हुआ उसके ऊपर झुका। वो जैसे उस पे छा सा गया था। सिफा ने चेहरा मजीद झुका लिया। ऐसे मत करो। उसकी आंखों में झांक कर वो धीमे मगर अटल मजबूत लहजे में तंबिया करता हुआ बोला था। उसने फौरन से झुके चेहरे के साथ असबात में सर हिला दिया। असफत ने एक बार फिर से नजर भरकर उसका मासूम सा चेहरा देखा। आंसुओं से भरी शहद रंग आंखों में गुलाबी डोरे थे। सुर्खी माइल होंठ कपकपा रहे थे और गाल होंठों की ही तरह सुर्ख पड़ रहे थे। अभी तो कुछ किया भी नहीं है, अभी से कांप रही हो? बोझल आवाज में बोलता हुआ वो बिल्कुल उसके नजदीक बैठा और बाथरूम में जमा हुआ उसका हाथ मजबूती से थाम कर वहां से हटाते हुए अपने लबों से लगाया। मुझे नहीं पता था तुम इतनी प्यारी हो। उसे शिद्दत से चूमकर साइड पे रखते हुए उसने उसके कान में बोझल सी सरगोशी की। पता था आपको, तभी तो। निगाहें झुकाए झुकाए गहरी सांस लेती हुई वो धीमी बोझल परेशान सी आवाज में बोली थी। भला उसे मालूम ना होता तो यूं हमेशा से उस पर नजर रखता? गहरी नजरों से उसे देखते हुए असवत ने मजबूती से उसका बाथरूम थाम कर उसे खिसकाया, तो वो घबराकर सरस से उसके सीने से लग गई। अपने सीने पे उसके नर्म मखमली वजूद का लम्स महसूस करता हुआ वो मजीद बेकाबू हुआ था। वो उसका बाथरूम उसके बाजुओं से निकालने लगा तो सिबका ने परेशानी से उसका चेहरा देखा, फिर ऊपर की जानिब देखा। उसकी नजरों के ताकुब में ऊपर देखता हुआ वो उसकी घबराहट की वजह जानकर फिर से उसका चेहरा देखने लगा। नजर कैसे आएगा देखे बगैर अपनी उंगलियों से उसके गाल दबोचता हुआ वो अपने बेकाबू होते जज्बात से चूर भारी लहजे में बोला था। उसकी बात पे उसकी आंखें घबराहट से भीगने लगीं। भराई आंखों से उसने इतनी देर में पहली बार असवद की आंखों में देखा, फिर उसकी गहरी बोलती हुई आंखों में पहली सुर्खी देखकर उसने मजीद घबराते हुए फिर से अपना चेहरा झुका लिया। अगली बार सुर्ख पड़ते गाल आंसुओं से भीगने लगे। हर्ट कर दूंगा यार तुम्हें। उसके आंसू देखकर वो उसका मुतालबा समझता हुआ बेबसी से आंखें मीच कर बोला था।
सिपका ने आहिस्ता से अपने गाल पे उंगलियां फेरते हुए अपने आंसू साफ किए तो उसने गहरी नजरों से उसे देखा। अभी उसका रोना भी रोना नहीं लग रहा था, क्योंकि वो हर्ट होने या तकलीफ वाला रोना नहीं था, वो बस घबराहट वाला रोना था। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है तुम्हारी तरह। फिर से उसके गाल दबोचता हुआ उसके कान में झुककर गहरे मायने खेस लहजे में बोला। फिर एक गहरी नजर उस पर डालता हुआ उसका बाथरूम अलग करने लगा। आंखें बंद कर लो। उसका एक बाजू निकालता हुआ अपने मजबूत हाथ उसकी कमर पे फेरता वो झुककर उसका कंधा चूमता हुआ बोला था। अपने कमर पे उसका लम्स महसूस करते हुए सिबका के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। मुझे तो पता होगा ना कि आप मुझे देख रहे हैं, वो गहरे बोझल सांस लेती हुई कपकपाती आवाज में बोली थी। लेकिन वो अब जवाब देने की हालत में ना था। उसका बाथरूम अलग करके कुछ फासले पे रखता हुआ एकटक उसे देख रहा था। अपनी हालत का अंदाजा करती ही वो खुद पे जमी उसकी निगाहें महसूस करती सख्ती से आंखें मीच कर अपने आप में सिमटी और उसके सीने से लिपट कर बेसाख्ता हिचकी ली। अपनी सुर्खी माइल आंखों से उसे देखता हुआ वो कुछ पल यूं ही सुन सा बैठा रहा। उसके खिलते गुलाब जैसी नोखरें खूबसूरत जैसी आंखों को खैरा करने लगी थी। फिर बितक गला खंकारा, इग्नोर करो मुझे। उसे दोनों कंधों से थामता हुआ उसने उसे अपने सीने से अलग किया तो अपने कंधों पे उसके हाथों को मजबूती लम्स और अपने वजूद पे फिसलती उसकी बहकी निगाहों से उसका दिल बेहंगम अंदाज में धड़कने लगा। यूं समझो जैसे मैं यहाँ मौजूद ही नहीं हूँ, एग्जिस्ट ही नहीं करता। गहरी बेखुद निगाहें उस पे गाड़े गाड़े वो अपने कुर्ते की बटन खोलता हुआ उसे उतारने लगा। उसकी बात पर सिबगा ने मजीद चेहरा झुकाते हुए अपनी ठोड़ी गर्दन के साथ लगा ली। ऐसे थोड़ी होता था, ऐसे कैसे वो कुछ भी करता रहता और वो कुछ महसूस ही ना करती। इतनी लॉजिकल बातें करने वाला शख्स भी जैसे उस पल अपने होशो हवास खोता हुआ बच्चा सा बन गया था। चंद लम्हों बाद फिर से उसके करीब आते हुए उसने मजबूती से उसको दोनों कंधों से थामा। उसकी बंद आंखों में भी पलकों की लर्जिश वाज़ेह थी। अपने खुमार आलूद निगाहों से उसको देखता हुआ उसके कंधे पे झुका और उस पे अपने लब रखकर पहली नरमी से और फिर भरपूर शिद्दत से उसे चूमने लगा। उसके कंधों से अपने लब सिरकाता हुआ वो उसकी गर्दन तक लाया और उसकी स्किन को अपने होठों में भरकर सक करते हुए उसे पीछे लिटाकर उसके ऊपर साया फिगन हो गया। उसका लम्स अपने पूरे वजूद पे महसूस करते हुए सिबा को लगा जैसे उसकी जान निकलने लगी है। खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश के बावजूद भी दिल पूरी तरह धड़कने लगा था। पूरा जिस्म ठंडे पसीने से भीगता हुआ बेजान हो गया था। वो जो हमेशा उसको संभालता था वो तो उस पल खुद अपने ही होश में नहीं था कि उसकी हालत देखता। उसका ये रूप तो उसने आज खुद पहली बार देखा था। उसकी गर्दन को अपने शिद्दत भरे लम्स से सुर्ख करता हुआ वो उसके दिल के मुकाम पे झुका और फिर पहले दीवानावार उसे चूमता हुआ फिर उसकी स्किन लबों में दबाता गहरे सांस लेकर उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। सिबगा ने एक लम्हे के लिए अपनी लरजती हुई पलकें खोलकर उसको देखा, जो फुर्सत से उसके सीने पे झुका, कभी नरमी से उसे चूम रहा और कभी जब्त होता हुआ बार बार दीवानावार। उसने शर्म से अपनी आंखें मींच लीं। अपनी भारी हाथ उसके सीने तक लाता हुआ वो बेक वक्त अपने हाथों और लबों से उसे छूता हुआ उसके गुदास बदन की नरमाहट को महसूस करता उसे मजीद बेहाल कर रहा था। उसकी मखमली वजूद को अपने मजबूत हाथ में भींचते हुए उसकी गिरफ्त एकदम सख्त होने लगी। सिबगा को लगा कि अगर अब भी वो वहां से ना हटा तो उसका दम निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं था वो इतना इतना बेखुद। अस्वद सख्ती से बेडशीट अपनी मुट्ठियों में भींचते हुए उसने घबराकर जिंदगी में पहली बार से उसे उसको नाम से पुकारा था। आवाज बेहद मध्यम थी, फिर भी उसके कानों ने सुन ली। एक पल में होश में लौटता हुआ वो उसे अपने हाथों और लबों की गिरफ्त से आजाद करता हुआ ऊपर आया और दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखता हुआ अपनी हद दर्जा सुर्ख पड़ती आंखों से उस नाजुक से वजूद को देखा। उसके गाल तपकर अनार हो गए थे और आंसुओं से पूरा चेहरा भीगा हुआ था। एक हाथ उसके चेहरे से हटाते हुए उसने मजबूती से उसकी मुट्ठी थामी और उससे बेडशीट आजाद करवाते हुए अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझा ली। उसके चेहरे पे जा बजा अपने लब रखता वो बार बार उसे प्यार से चूमने लगा। सिबगा का ध्यान अभी भी उसके होठों के प्यार भरे लम्स से ज्यादा पूरी तरह अपने ऊपर हावी अपने सिरापे को छूते हुए उसके वजूद पे था। उसके मजबूत बाजुओं, कंधों और पूरे सीने का लम्स खुद पे महसूस करते हुए जो ही उसका ध्यान नीचे की जानिब गया उसने फौरन से घबराकर अपनी टांगों को सख्ती से आपस में जोड़ते हुए फिर से आंखें मूंद ली। उसका हाथ आजाद करते हुए नरमी से उसके पेट को सहलाते अस्वद ने एक पल के लिए उसको देखा। हर तरफ फैली गुलाब और मोती की सुंदी सुंदी खुशबू, उसके वजूद से उठती हुई भीनी सी महक और अपनी निगाहों के सामने उसका बिखरा हुआ सरापा उसके हवास मुअत्तल कर रहा था। एक हाथ की उंगलियों से उसके गीले बालों को सहलाता वो जूं ही उसके पेट पे धरा अपना हाथ उसकी टांगों के बीच ले गया। एक पल में उसे कुछ देर पहले तक अपना कुशादा सीने पे महसूस होती उसके दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। उसने एक भी दफा ना उसे झटका था और ना कोई मज़ाहमत की थी, पर उस जगह उसके हाथ के लम्स से वो बुरी तरह से खुद को अकड़ाकर अपना सांस तक रोक चुकी थी। बंद आंखों की लर्जिश बढ़ती जा रही थी।
अपनी उंगलियों की नर्म नम से उसको सहलाते हुए असवद ने उसके हाथों पे अपने लब रखे। जिस्मानी तकाज़े ज़ोर पकड़ रहे थे। खुद पे ज़ब्त करना अज़ाब था उस पल, पर ऐसे तो कुछ भी नहीं कर सकता था। सिबग़ा, यू नो डैट आई कैन नेवर हर्ट यू राइट? उसका हाथ माथा चूमता हुआ उसी तरह उसकी टांगों के बीच मौजूद अपने हाथ से नरमी से उसे सहलाता हुआ मध्यम बोझल लहजे में बोला, तो उसकी गर्दन को देखते हुए सिबग़ा ने इस्बात में सर हिला दिया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत बाब हो। तुम सच में मेरी जान हो। उसकी उंगलियां मुसलसल नरमी से एक ही मुकाम पर गर्दिश कर रही थी। अपने कान में उसकी प्यार भरी सरगोशियां और उसकी उंगलियों के लम्स से मानूस होती हुई वो धीरे धीरे खुद को ढीला छोड़ने लगी। उसको रिलैक्स होता देखकर उसकी टांगों को सहलाते हुए असवद ने खुद को उस पर एडजस्ट किया और एक नज़र उसके मासूम से चेहरे पर डाली, जो अभी तक उसकी आंखों में देखने की बजाय उसकी गर्दन और उसके सीने पे अपनी भीगी निगाहें टिकाए हुए थी। अपने नीचे मौजूद उसका नाजुक सा बिखरा हुआ खूबसूरत सरापा देखकर वो अपने अगले अमल का सोचकर एक पल के लिए लर्जा था, फिर आहिस्ता से खुद को उसमें शामिल किया। पूरे वजूद में एक अजीब सा सुकून फैल गया जो आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगले ही पल उसकी नरमी पे भी उसने बेसाख्ता बुरी तरह सिसकते हुए सख्ती से उसका बाजू थामकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। जिस्म फिर से अकड़ा लिया था। उसकी हिचकियां सुनते हुए असवद ने बेबसी से अपनी आंखें मीची। बस बस हो गया, अब कुछ नहीं होगा। उसके गीले बालों को अपनी उंगलियों से सहलाता हुआ वो उसका चेहरा अपने सीने से बाहर निकालकर कुछ देर शिद्दत भरे अंदाज में उसके होंठों को चूमता रहा, फिर अपने पसीने से भीगे चेहरे के साथ गहरी बोझल सांसें खारिज करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता खुद को उसमें हरकत देने लगा। इतना अरसा उसे चाहने के बाद यूं उसे पाकर वो सुकून की इंतहाओं को पहुंचा था, पर दिल अभी भी उसकी फिक्र में घुल रहा था, जो उसके सीने में छुपकर एक बार फिर से बच्चों की तरह आंसू बहाना शुरू कर चुकी थी। रात की किसी पहर से बुआ की आंख खुली तो उसने मंदी मंदी आंखों से इधर उधर देखा। सामने घड़ी के 4 बजा रही थी। कमरे में अभी भी इतनी ही रोशनी थी। वो अभी तक यूं ही कपड़ों से निदारित लिहाफ में छुपी बिखरी हुई हालत में आड़ी तिरछी बेड पे पड़ी थी। पता नहीं वो कब सो गई थी। उसने एक नज़र सामने देखा। बेड से कुछ फासले पे जयनमाज पे खड़ा सफ़ेद शलवार कमीज में मलूस वो पता नहीं कौन सी नमाज पढ़ रहा था। यूं ही लेटी लेटी वो कितनी ही देर टिकटिकी बांध कर उसे देखती रही, फिर दोबारा से नींद में डूब गई। जयनमाज से उठता हुआ वो उसे तह करके साइड पे रखता उस तक आया। वो कंधों तक लिहाफ ताने उसके बेड पे बिखरी हुई हालत में सो रही थी। कुछ देर वो यूं ही खड़ा पलके झपकाए बिना बेखुद सा उसे देखता रहा। फिर से यकीन न आया कि वो कुछ देर पहले जो कभी कुछ भी हुआ वो वाकई कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। दोनों हाथ बेड पे उसके अतराफ में जमाता हुआ वो उसके ऊपर झुका। आहिस्ता से उसके कंधे पे अपने लब रखते हुए उसे नरमी से चूमा। उसको यूं बच्चों की तरह अजीब से अंदाज में औंधे मुंह बेसुध सोया हुआ देखकर उसके लबों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट गहरी फैली थी। सर बेड के बाएं जानिब मौजूद गिलास विंडो की तरफ था और पैर बेड के दाएं जानिब मौजूद दरवाजे की तरफ। चेहरे पे कुछ देर पहले वाली घबराहट के बरक सुकून सा फैला था। बेड क्राउन से टेक लगाकर नींद दराज होते हुए उसने मजबूती से उसे दोनों बाजुओं से थाम कर खींचते हुए लिहाफ समेत अपने सीने पर मुंतकिल किया, तो उसने नींद में कसमसाकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। दोनों बाजू उसके गिर्द बांधता हुआ नरमी से उसे थपकने लगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था। राबिल सीढ़ी से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई और पिछली लॉन का दरवाजा खोलते हुए एक नज़र दूर अलग थलग बैठे उसामा की पुश पे डाली। कुछ पल वो यासियत से उसे देखती रही, फिर उदास से चेहरे के साथ निगाहें झुकाते हुए वहीं खड़ी खड़ी अपनी शहादत की उंगली से दरवाजे पे नक्शो निगार बनाने लगी। दुपट्टे से नदारित वो लहंगे और ब्लाउज के ऊपर उसकी जैकेट पहने हुए थी। उसके सब दोस्त जा चुके थे और उन तीनों की दोस्तियां ऊपर असीर के साथ सबका के बेडरूम में थीं। वो सिर्फ उसे देखने के लिए आई थी। जब सब लोग मौजूद थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे, गा रहे थे, तब भी वो कुछ बुझा बुझा सा था। बार बार सबके बीच से उठता हुआ अलग जाकर बैठ रहा था। वो वहीं खड़ी खड़ी नूर अफ़ज़ा के बारे में सोचने लगी, जिनके साथ उस रात के बाद उसकी बातचीत बिल्कुल बंद थी। फिर भी उनका पसंदीदा मौजू उसकी बढ़ती हुई बदतमीजियां थीं, जिनका रोना वो हर वक्त हर किसी के सामने रोती रहती थी, क्योंकि वो अपने अलावा कई बार उसे इब्तिसाम के साथ भी बदतमीजी करते हुए देख चुकी थी। उनका ख्याल था कि वो असीर के साथ रह रहकर बिल्कुल उसके रंग में रंगती जा रही है, पर इतनी ढीठ और जिद्दी भी उन लोगों के रवैये की वजह से ही हुई थी। उसे नहीं याद था कि उसने कभी असवद, हुरिया या मुस्तजाब के साथ कोई बदतमीजी की थी। अगर वो बदतमीज होती तो उन सब के साथ भी ऐसे ही बदतमीजी करती। उसके ख्याल में मसला उसके अंदर नहीं बल्कि उन लोगों में था जिन्हें वो बदतमीज लगती थी। इज्जत करने वाले
इज्जत करवाने के लिए सामने वाले इंसान का उस लायक होना भी तो ज़रूरी होता है। जब वो सब इज्जत के लायक ही नहीं थे तो वो कैसे उनकी इज्जत कर सकती थी। इब्तिसाम जैसे घटिया शख्स की और नूर अफ़ज़ा जो उसका भरपूर साथ दे रही थी और बाकी सब जिन्होंने उसकी तरफ से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसने फिर से लॉन को उतरती हुई सीढ़ियों पर बैठे उसामा की पुश देखी। उसे याद आया कि उसने पिछली दोपहर से कुछ नहीं खाया था। वो फैसलाकुन अंदाज में किचन की जाने बढ़ी। वो उसे ऐसे वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसके भाई को मालूम था, बाकी अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। जब वो सब खुद इतने बुरे थे तो वो क्यों उनकी परवाह करती, बल्कि अच्छा है कोई देख ही लेता। वो उन सब के रवैये से बुरी तरह मुतनफ़्फ़र हो चुकी थी। उसके लिए प्लेट में खाना निकालती ही वो बाहर आई और उसके नज़दीक आकर आहिस्ता से उसके कंधे पे हाथ रखा, जो इतनी ठंड में रात वाली वाइट ड्रेस शर्ट की आस्तीन कहनियों तक फोल्ड किए, शर्ट की ऊपरी 2-3 बटन्स खोले, हर एहसास से आरी सुन वहां बैठा था। उसने चेहरा उठाकर राबेल को देखा, फीका सा मुस्कुराया, फिर दोबारा से अपनी सुर्खी माइल आंखों से सामने किसी गैर मुरी नुक्ते को देखने लगा। वो एक स्टेप उतरती उससे निचली सीढ़ियों पर उसकी टांगों के बीच बैठी और अपनी पुश उसके सीने के साथ लगा ली। वो फिर भी यूं ही सुनसा बैठा रहा। जो बात उसने उसे बताई थी उसने उसके हवास स्लिप कर लिए थे। वो मुड़कर भी कभी अपने खानदान के किसी फर्द से ऐसी किसी हरकत की तवक्को नहीं कर सकता था, और वो तो फिर उसका सगा भाई था। उसने छोटा सा निवाला बनाते हुए उसके होंठों की जानिब बढ़ाया तो उसामा ने सर झुकाकर एक नज़र अपने जैकेट में मलबूस उस मासूम जंजाल का चेहरा देखा, जो पहले से उसकी 1000 मिन्नतों पे भी इतनी मुश्किल से मिलने के लिए राजी होती थी, पर आज किसी की भी परवाह किए बगैर यूं ही उसके पास बैठी थी। शायद उसको यूं देखकर वो बहुत परेशान हो गई थी। उसने ट्रांस की सी कैफियत में उसके चेहरे से निगाहें हटाकर अपने सामने उसका निवाला वाला हाथ देखा और फिर नरमी से उसे थामते हुए आंखें मूंदकर अपने लबों से लगा लिया। कुछ देर वो यूं ही आंखें मूंदे उसके हाथ की पुश पे लब रख के बैठा रहा, फिर उसके हाथ से निवाला खाते हुए दोनों बाजू उसकी गर्दन और कंधों के गिर्द बांधकर उसके सर से अपना गाल टिका दिया। वो दूसरा निवाला बनाने लगी तो उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से निवाला थामते हुए उसे प्लेट में रखा और प्लेट उसके हाथ से लेकर कुछ फासले पे रख दी। उसका भी कुछ भी खाने का दिल नहीं था। आहिस्ता से उसके नर्म मुलायम हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए उसने फिर से उसके सर पे अपना चेहरा टिकाया। तुम कैसे जानती हो उसे? अपने हाथों में मौजूद उसके दोनों हाथों को नरमी से सहलाता हुआ वो आहिस्ता से बोला। तो उसके सवाल पे वो एकदम घबरा गए। उसे अंदाजा नहीं था कि वो फिर कभी खुद से उससे इस बारे में कोई बात करेगा। उसने चेहरा जरा सा तिरछा करते हुए दुर्दीजा नजरों से उसे देखा। वो उसे नहीं देख रहा था। उसकी निगाहें अपने हाथों में मौजूद उसके हाथों पे मरकूज थी, जिन्हें वो नरमी से अपने अंगूठों से सहला रहा था। उसकी आंखों में पहली हुई सुर्खी उसकी अंदरूनी खलफशार की गुमास थी। मेरी क्लास फेलो थी, वो चेहरा झुकाती हुई बिदक बोली। तो सामान्य सख्ती से अपने लब खींचे। उसकी क्लास फेलो मतलब 17 साल की लड़की, उससे आधी उम्र की। तुम्हारे अलावा किसी को बताया है उसने? वो फिर से अपनी अंदरूनी खलफशार पर काबू पाता हुआ आहिस्ता से बोला था। राबेल को वो बात याद आई जब असीर ने उसे सब कुछ बताया था। उसकी आंखें भीगने लगीं। उसको तो सिर्फ एक उसे बताने में ही इतने साल लगे थे, वो और किसी को क्या बताती नहीं? वो परेशान सी भीगी आवाज में बोली। तो उसामा ने एक नज़र उसका चेहरा देखा। क्यों? उसके सवाल पे वो चेहरा झुकाकर खामोशी से भीगी आंखों के साथ अपने और उसके हाथों को देखने लगी। वो कुछ देर उसके जवाब का इंतजार करता रहा, फिर आहिस्ता से उसके बालों पे अपने लब रखे, फिर बिदक गला खंगारा। अगर वो चाहती है तो मैं वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। राबेल ने एक नज़र भराई आंखों से उसे देखा और फिर से चेहरा झुका लिया। नहीं, वो किसी को नहीं बताना चाहती। उसकी पर्सनल रीजंस हैं। वो वैसे भी बहुत पुरानी बात है, वो रूंधे हुए लहजे में बोली। तो सामने ठिठक कर उसे देखा। कितनी पुरानी? वो सरसराती हुई आवाज में बोला था। काफी साल। वो उसके ऊपर अपने हाथों को देखती हुई बेध्यानी में बोली। वो उसकी बात सुनकर फ्रीज हो गया था। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की, एक लड़की जो इस वक्त 17 साल की थी वो काफी साल पहले कितने साल की होगी। अगले पर उसका चेहरा भी उसकी आंखों की तरह खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ने लगा। उसको लगा वो अब कभी भी वहां से उठ नहीं पाएगा। एक के बाद एक इंकिशाफ। उसने गायब दिमागी से नीचे बैठी हुई राबेल का मासूम सा चेहरा देखा। उसको देखते हुए उसके जहन में बारी बारी असीर और सबा का चेहरा लहराने लगा। फिर हुरिया का इस तरह का शख्स उन सबके बीच मौजूद था, यहाँ जहाँ वो सब रहती थी। उसने गैर इरादी तौर पर राबेल के हाथ छोड़ते हुए उसके गिर्द अपने बाजुओं की गिरफ्त मजबूत की। कितनी देर वो यूं ही शलसा बैठा रहा। दुख, सदमा, तकलीफ, शर्मिंदगी, बेयकीनी, अजियत, खौफ, उसे समझ न आया वो क्या महसूस कर रहा है। चलें? वो बहुत देर बाद सदमे की सी कैफियत में बिल्कुल मध्यम आवाज में बोला था। उसका गला बैठा हुआ था। कहाँ? राबेल ने फिर से बेध्यानी में पूछा। उसने बोलने के लिए लब वाक किए मगर फिर रुक गया। जुबान जैसे हिलने के लिए इंकारी हो गई थी। उसने बिदक गला खंगार के उससे मिलने। उसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि राबेल को चंद लम्हे लगे उसके अल्फाज समझने में। उसने शौक की कैफियत में मुड़कर उसको देखा तो उसामा ने बेसाख्ता नजरें चुराई। क्यों? उसको देखती हुई बेयकीनी से बोली थी। उसने फिर से गला खंगारा माफ़ी मांगने। वो फिर से नजरें चुराकर बोला। उसके सिवा वो और क्या कर सकता था अब?
सच वो सबके सामने लाना नहीं चाहते थे और उसका भाई उस हद तक गिरा हुआ था कि एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब करके यूं बेहिसी से घूम रहा था। उसकी बात फिर राबेल भराई आंखों से उसे देखने लगी। जिसका गुनाह था वो तो फ़िरौन बनकर घूम रहा था और वो अपने भाई की वजह से एक ऐसी लड़की से माफ़ी मांगना चाहता था जिसे वो जानता तक नहीं था। वो तो कभी फौतगी वाले घर में या जनाजे पे भी नहीं जाता था क्योंकि उसे अफसोस करना नहीं आता था, लेकिन अपने भाई के किए का उसे इतना पछतावा था कि वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था। वो हमेशा से ऐसा था या फिर अब इतना बदल गया था? उसे हमारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है उसामा, वो भीगी आंखों के साथ फीका सा मुस्कुराती हुई अज़ियतनाक लहजे में बोली। फिर पीछे उसकी टांग से टेक लगाती हुई उसका चेहरा देखने लगी। तुम्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि वो झूठ बोल रही है? वो उसको देखती हुई आहिस्ता से बोली तो उसामा ने एक नज़र उस पर डाली और फिर दोबारा से सामने देखने लगा। कोई लड़की ऐसा झूठ नहीं बोलती, वो मध्यम लहजे में बोला था। अगर उसकी जगह अस्पत या मुस्तजाब का नाम आता तो शायद वो सोचता भी सही, पर तुम क्या सोच रहे हो? पता नहीं वो अब क्या सोच रहा था। उसका चेहरा देखती हुई राबेल ने मासूमियत से पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। जिस तोड़-फोड़ से वो गुजर रहा था उसे नहीं बताना चाहता था। प्लीज़ बताओ ना, मेरे साथ शेयर करो। वो उसका बाजू हिलाती हुई बेचैनी से बोली। उसामा ने एक नज़र उसको देखा और फिर उसे खींचते हुए पहली वाली पोजीशन में बैठा उसकी पुश्त अपने सीने से लगा ली। दोनों बाजू उसके गिर्द बांधता हुआ वो कितनी देर यूं ही बैठा खुद पे ज़ब्त करने की कोशिश करता रहा। राबिल ने दोनों हाथों से अपने गिर्द बंधे हुए उसके बाजुओं को थामा। मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन मेरे लिए हुरिया आपी और हसीर बिल्कुल बहनों जैसी हैं। अगर 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 उनके साथ कोई ये सब करता। वो अपने लहजे की लर्जिश पर काबू पाने के लिए लब भेज कर सुर्ख माइल आंखों से सामने देखने लगा। राबिल ने घबराकर सांस रोक लिया। तो पहले मैं उस दरिंदे को जान से मारता और फिर उसके बाद खुद अपने आप को। उसकी दूसरी बात पे सख्ती से अपने दोनों हाथों से उसका बाजू दबोचती हुई राबिल ने चेहरा मोड़कर खौफजदा से अंदाज में उसकी शक्ल देखी। उससे अपने आंसू छुपाने के लिए उसने फौरन से अपने बाजू से अपना चेहरा साफ किया। वो ना चाहने के बावजूद भी रो रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि वो भी तो किसी की बहन होगी। मुझे ये नहीं पता था कि वो खुद कैसा महसूस कर रही होगी, पर उसका शायद कोई भाई होगा जो वो उसके कंधे पर सर टिकाकर ज़ब्त होने लगा था। वो कुछ लम्हे यूं ही सुन सी बैठी रही, फिर उसके गालों पे कतार की सूरत में आंसू बहने लगे। वो जो पूरे एतमाद से असीर की खातिर किसी को भी कुर्बान करने चली थी, उसकी बात सुनकर एकदम दिल पाताल में डूबने लगा। क्या वो उसे खो सकती थी? हिचकी लेते हुए उसने एक झटके से उसे खुद से अलग किया। तुम जाओ, खुद को जान से मारो। आइंदा कभी मुझे मत बुलाना। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो। तुम कितने बुरे हो। दोनों हाथ तो चेहरे पे रखते ही वो बच्चों की तरह हिचकियों के साथ रोने लगी। उसामा ने कर्ब से उसे देखा, फिर नरमी से दोनों हाथों से उसकी कलाइयाँ थामी। इसीलिए वो उससे बात नहीं कर रहा था, उसे अपने दिल का हाल नहीं बता रहा था। राबेल ने गुस्से से उसका हाथ झटके। अगर तुमने यही सब करना था तो फिर मुझे क्यों वापस लाए अपनी लाइफ में? तुम कितने बुरे हो। बार बार उसका हाथ झटकती वो कुछ देर वहीं बैठी बुरी तरह रोती रही, फिर तेजी से उठकर अंदर की जाने बढ़ी। उसामा ने बेबसी से आंखें मीचते हुए अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। दरवाजे के पास पहुंचकर राबिल ने मुड़कर आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ उसको देखा, फिर भागते हुए वापस आकर फिर से उसकी टांगों के बीच बैठते हुए सख्ती से उससे लिपट गई। उसामा ने सर से हाथ हटाते हुए दोनों बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांध लिए। उसकी पुष्ट पर सख्ती से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचती हुई वो हिचकियों से रोती हुई उसका सीना भिगोने लगी। वो बामुश्किल खुद पे जब्त करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसका सर थपकता उसे मुतमईन करने की कोशिश करने लगा, जो सिर्फ एक ही बात पर ही इतनी बुरी तरह हर्ट हो गई थी। वो तो बस खुद को उस लड़की की फैमिली की जगह रखकर सोच रहा था। उसने आहिस्ता से उसका हाथ थामते हुए अपने लबों से लगाया और जोर से उसकी कमर थपथपाई। तुम मुझे अच्छे लग रहे हो। उसके सीने में चेहरा छुपाए छुपाए वो सिसकती हुई हिचकियों के बीच मासूम से लहजे में बोली थी। उसामा के लबों पे भी साख्ता खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। वो और उसे अच्छा लगे क़यामत की निशानी थी। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर तक ठीक हो जाओगी। अपनी उंगलियों से उसके बाल ठीक करता हुआ वो उसे तसल्ली देने के से अंदाज में संजीदगी से बोला और फिर से दोनों बाजू उसके गिर्द बांधता हुआ उसके सर पे अपने लब रखकर नरमी से उसे थपकने लगा। बेचैनी से आंखें खोलती हुरिया ने एक नजर उससे कुछ फासले पे सोए मुस्तजाब का चेहरा देखा। कमरे में गुप्त अंधेरा फैला था। हर रात की तरह उसके सर के नीचे से बाजू गुजार कर उसे अपने हिसार में लिए वो बेसुध सो रहा था। वो एक पल के लिए भी सुकून से सो नहीं पाई थी। जो ही आंखें बंद करती जहन में फिर से दिन वाला मंजर लहराने लगता। क्या उसने उसे थप्पड़ मारकर ठीक किया था या फिर उसे दरगुजर कर देना चाहिए था? इतने बरस पहले उसके इजहार के बावजूद भी हमेशा से जो एक लिहाज था दोनों के बीच, आज वो खत्म हो गया था। अगर वो इतनी गिरी हुई बातें ना करते तो शायद वो लिहाज कायम रख भी लेती, पर वो कैसे दीदा दिलेरी से किसी भी रिश्ते का लिहाज किए बगैर उसे अपने साथ कोई ताल्लुक रखने की पेशकश कर रहा था। अगले पल उसके अल्फाज याद करते हुए फिर से उससे नफरत महसूस होने लगी।
ना उसने ये लिहाज किया था कि वो अब किसी की बीवी है, और ना ये कि वो खुद उसी खानदान की एक और लड़की अपने साथ मंसूब कर चुका है। क्या राबेल या कोई भी लड़की उस जैसा इंसान डिजर्व करती थी? हरगिज नहीं। उसने एक नज़र सोए हुए मुस्तजाब का चेहरा देखा। क्या वो उसे बता दे? पर उसके लिए तो उसे पूरी बात तफसील से बतानी पड़ेगी। उसने बेचैनी से अपने चेहरे पे आया पसीना साफ किया। पता नहीं वो ये सब सुनकर कैसा रिएक्ट करता। वो सब बातें जो इब्तिसाम ने उससे कही थी वो सुनकर वो दरगुजर तो नरगिस ना करता। सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई शख्स उसकी बीवी से कहे कि वो उसे छोड़कर उसका हाथ थाम ले और वो उस बात पे उसे माफ़ कर दे। वो तो उसकी जान का दुश्मन बन जाता। उसने एक नज़र उसका संजीदा सा चेहरा देखा। नींद में भी माथे के बल उसी तरह कायम थे। आहिस्ता से अपने ऊपर से उसका बाजू हटाती वो कहने के बल ज़रा सा उठी और उसके चेहरे पे झुककर नरमी से अपनी उंगलियां उसके माथे पे फेरने लगी। कुछ देर वो यूं ही बार बार ये अमल दोहराती हुई बेखुद से एकटिक उसको देखती रही। फिर आहिस्ता से उठ बैठी। अगर वो उसे बता देती तो क्या वो उस पर भी गुस्सा करता कि उसने पहले उसे सबके बारे में क्यों नहीं बताया, इतना अरसा उससे ये बात क्यों छुपाई। उसने घबराकर फिर से एक नज़र उसका संजीदा सा चेहरा देखा। कर सकता था। उसने बेबसी से अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। अगर उसे ना बताती तो फिर राबेल उठकर वजू करते हुए उसने तहज्जुद अदा की और सोफे पर बैठकर आंखें मूंदते उसके पुश पे सर टिका लिया। यूं ही तस्बीह करती करती वो फजर के इंतजार में गनुदगी में जाने लगी। मुस्तजाब की आंखें खुली तो वो यूं ही सोफे पे बैठी बैठी ऊँग रही थी। फजर में अभी भी काफी वक्त था। वो कुछ देर यूं ही कसलमंदी से लेटा रहा, फिर उठकर बैठकर ऑन से टेक लगाता हुआ उसका चेहरा देखने लगा। उसके वजूद पे गड़ी इब्तिसाम की नजरें याद करते हुए दिल एक बार फिर से बेचैनी से भर गया। क्या वो वाकई नहीं जानती थी? वो बेड से उठकर उसके नजदीक आया और उसके सामने मेज पे बैठकर खामोशी से उसे देखने लगा। कितना मुश्किल था ये सब कुछ बर्दाश्त करना। पता नहीं वो कितनी बार उसे यूं ही उन नजरों से देखता होगा। उसके चेहरे पे निगाहें गाड़े गाड़े उसने सख्ती से अपने लब खींचे। आंखों में सुर्खी फैली। बेचैनी हद से सिवा होने लगी थी। एक बार बर्दाश्त करना भी मुश्किल था, फिर भी उसने कर लिया था। पर जब बार बार एक ही बात जहन में लहराने लगे तो हर बार उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। वो उससे इस बारे में कोई सवाल नहीं करना चाहता था। अगर वो उससे मोहब्बत करता था तो फिर उसे ज़ेब ही नहीं देता था उससे ऐसी कोई बात या कोई सवाल करना। यहाँ तक कि अगर माजी में कुछ दो तरफा होता तब भी पता नहीं वो कब उसे चाहती थी। माजी में अगर कुछ था भी सही तो वो अब उसके साथ थी और अपने साथ उसकी वफादारी पे वो मरकर भी शुबा नहीं कर सकता था। पर मसला तो उन नज़रों का था। उसका चेहरा देखते हुए उसने बेचैनी से पहलू बदला। उसी पल वो कच्ची नींद से बेदार हुई थी। आंखें वार करते हुए उसने हैरत से उसे यूं अपने सामने बैठा देखा। वो तो कभी इतनी जल्दी नहीं उठता था। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हैं? उसके गाल पे हाथ रखते हुए परेशानी से बोले। दिल एकदम किसी अनदेखे खदशे से घबराने लगा था। आखिर किसी न किसी रोज तो उससे मालूम होना ही था। फिर वो उस पर गुस्सा करता। वो कुछ देर खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा, फिर आहिस्ता से उसका हाथ थामा। मैंने एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को तुम्हारा नंबर दिया है। वो 1-2 रोज तक तुमसे कांटेक्ट करके तुम्हें अच्छी तरह लोकेशंस पे घर दिखाएंगे। तुम पसंद कर लेना उनमें से जो भी तुम्हें अच्छा लगे, या फिर कोई पसंद ना आए तो उन्हें बता देना, वो और दिखा देंगे। वो नपे-तले अल्फाज में बोला तो हुलिया हैरत से उसकी शक्ल तकने लगी। क्यों? उसे समझ ना आई कि वो उस पर यूं उसके सामने बैठकर अचानक से ये बात क्यों कर रहा है। क्योंकि हमें शिफ्ट होना है। उसकी इतनी गैर मुतवक्का बात पे वो कितने ही पल कुछ बोल ना पाई। क्यों? उसने घबरा कर पूछा। वो तो हमेशा से यहीं रहती आई थी, अब अचानक से कहीं और कैसे रह सकती थी? सोचकर ही घबराहट होने लगी थी। उसके सवाल पे वो खामोशी से उसे देखने लगा। जुबान पे जैसे कुफुल सा लग गया था। कितने बहाने सोचे थे पिछले इतने रोज में, सब बोगस लगने लगे। मैं चाहता हूँ हम अकेले वक्त गुजारें, सिर्फ एक दूसरे के साथ, किसी की मुदाखलत के बगैर। उसकी अगली बात पे वो मजीद हैरत और नासमझी से उसे देखने लगी। वो उसके साथ कौन सा वक्त अकेले गुजारना चाहता था? वो तो पूरा पूरा दिन घर पर ही नहीं होता था। अपनी बात के जवाब में उसकी बेयकीनी निगाहों पे वो कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर ढीले से अंदाज में उठता हुआ ड्रेसिंग टेबल तक गया और दराज खोलकर उसमें से कुछ निकालता हुआ वापस उसके सामने आ बैठा। उसने अपना हाथ हुरिया के सामने किया तो उसके हाथ में मौजूद मुड़ी तड़ी तस्वीर थामती ही वो उसे सीधा करके देखने लगी। अगले ही पल उस पर निगाह पड़ते ही वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। मुस्तजाब ने गहरी नजरों से उसका चेहरा और उसके होठों पे फैली हुई खूबसूरत मुस्कुराहट देखी। ये आपको कहाँ से मिली? वो खुशगवार हैरत से बोली और फिर से अपनी तस्वीर देखने लगी। इब्तिसाम भाई के ऑफिस से। उसके चेहरे पर निगाहें गाड़े गाड़े वो संजीदगी से बोला। उसके अल्फाज पे हुरिया के चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट एक पल में सिमटी थी। अगले ही पल वो बुरी तरह से घबराती हुई नीचे देखकर गहरे सांस लेने लगी।
तस्वीर उसके हाथ से छूटकर फर्श पे जा गिरी थी। अभी कुछ देर पहले ही तो उस सब के बारे में सोचा था और इतनी जल्दी वही पल भयानक हकीकत का रूप धार कर उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उससे तो अच्छा था कि वो उससे पहले ही बता देती। खुद बताने में और कहीं और से मालूम होने में फ़र्क था। पता नहीं उसे क्या और कितना मालूम था, पता नहीं वो क्या सोच रहा था। उसकी जानिब देखे बगैर उसने हाथ की पुष्ट चेहरे पे आया पसीना साफ किया तो उसको यूं घबराता हुआ देखकर वो जख्मी से अंदाज में मुस्कुराया। मतलब वो जानती थी। उसने झुककर तस्वीर उठाई और उसे मेज पे रख दिया। फिर संजीदगी से लब खींचकर नीचे देखता हुआ जूते की नोक से फर्श पे नादीदा गर्द खुरचने लगा। हुरिया को लगा उसका दम घुटने लगा है। ना वो कुछ बोल रहा था और ना ही उसकी जानिब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी हिम्मत ना थी कि नजर उठाकर उसका चेहरा देखती। कुछ देर वो यूं ही बैठा रहा। फिर उसकी हिचकियां सुनता हुआ खामोशी से उठ खड़ा हुआ। हुरिया ने घबराकर उसका हाथ थामा और बढ़ाई आंखों से उसे देखने लगी। क्या वो उस पर शक कर रहा था? वो उसे बताना चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं था, उसका उस सबसे कोई ताल्लुक नहीं था। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि ये तस्वीर उसके पास कब और कैसे पहुंची। बाद में बात करेंगे हूर, वो उसकी जानिब देखे बगैर बेबसी से बोला और आहिस्ता से अपना हाथ छुड़वाता हुआ ड्रेसिंग रूम में चला गया। कितनी ही देर वो दोनों हाथों में अपना सर थामे ड्रेसिंग रूम के सोफे पे बैठा रहा। फिर उसकी आंसुओं से भरी हुई आंखें याद आई। वो सरस से उठता हुआ वापस कमरे में आया तो बेडरूम खाली था। उसने शौक से दरवाजे की जानिब देखा। वो चली गई थी। सिर्फ इतनी सी बात पे उसने आंखें मीचकर बेबसी से अपना माथा सहलाया और फिर सामने मेज पर पड़ा हुआ रिमोट उठाकर सामने दीवार पे दे मारा। दिल किया कि अभी जाकर उस शख्स को गिरेबान से पकड़कर उसके कमरे से बाहर निकाले, जिसकी वजह से बैठे बिठाए उसकी हंसती बसती पुरसुकून जिंदगी में भौचाल आने लगा था। पर उसको खफा करना तो खुद उसकी अपनी गलती थी। कुछ देर वो यूं ही बेबसी से वहां टहलता रहा। फिर अचानक से नजर टेरिस के दरवाजे पे पड़ी। लॉक खुला हुआ था। वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ा और एक झटके से दरवाजा खोलता हुआ बाहर आया। बाहर अभी तक गुप अंधेरा फैला था। अगले पर उसने सुकून की गहरी सांस खारिज की। दीवार के साथ टेक लगाकर नीचे बैठी। वो दोनों बाजू टांगों के गिर्द बांधकर घुटनों में चेहरा दिए धीरे धीरे सिसक रही थी। वो आहिस्ता से उसके साथ बैठ गया। उसकी मौजूदगी के एहसास से हुरिया ने सरस से अपने आंसू साफ किए। वो कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा। फिर अपना बाजू उसके कंधों पे फैलाते हुए उसे अपने साथ लगाया। दूर मत जाया करो, तुम्हें तो कुछ नहीं कहा मैंने। पीछे दीवार से सर टिकाता हुआ थकान भरे लहजे में बोला था। हुरिया ने एक नज़र उसका चेहरा देखा और फिर खिसक कर उसकी आगोश में सिमटने लगी। मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक, वो बोलती बोलती हिचकिचाकर रुक गई। आंसू फिर से गालों पे बहने लगे। मुस्तजाब ने सुर्खी माइल आंखों से उसकी लरसती हुई पलकें और आंसुओं से भीगा खूबसूरत चेहरा देखा। दिल ही दिल में खुद पे हजार बार लानत भेजता हुआ उसके गाल पे हाथ जमाकर उसके कपकपाते हुए होठों को चूमने लगा। उसके सीने पे हाथ रखती हुई हुरिया ने आहिस्ता से उसे पीछे धकेला। उसके यूं दूर करने पर मुस्तजाब ने लब भींचते हुए सुर्खी माइल आंखों से उसे देखा। मेरा उनसे फिर से रुंधे हुए लहजे में बोली थी, जब उसके होठों पे सख्ती से हाथ जमाते हुए उसने खींचकर उसको अपने सीने से लगाया। उसे उससे कोई वजाहत, कोई सफाई नहीं चाहिए थी। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम उस कमरे में मेरे साथ रहती हो। तुम्हें मुझसे ज्यादा इस दुनिया में और कोई नहीं जान सकता, खुद तुम भी नहीं। मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। दोनों बाजू उसके गिर्द बांधता हुआ वो चेहरा झुकाकर उसके कंधों को चूमने लगा। फिर उसकी हिचकियां सुनते हुए बेबसी से उसके कंधे से माथा टिका दिया। जब कह दिया कि तुम पे एतबार है तो फिर क्यों रो रही हो? उसको थपकता हुआ वो फिर से दिल ही दिल में खुद पे लानत भेजने लगा। अच्छा बोलो। उसकी मध्यम सी हिचकियां सुनते हुए उसने बेबसी से पीछे दीवार से सर टिकाया तो उसके सीने से लगी हुई हुरिया ने सरस से अपने आंसू साफ किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ बताने लगी कि कैसे उसके साथ शादी से पहले उसने उससे इज़हार मोहब्बत और शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था और फिर उसके इनकार पे पीछे हट गया था।